26/11 का मिनी वर्जन कहा जा रहा है, क्योंकि इससे पहले सिविलियंस पे, खासकर ये जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो टेन्योर रहा है पिछले 10-11 सालों का, उसमें सिविलियंस पे कभी अटैक नहीं हुआ। डिफेंस बेसिस पे अटैक हुए हैं वो अपनी जगह पे, लेकिन जो 2008 में जो 26/11 मुंबई हमले हुए थे, उसके बाद अब जा कर के 2025 में, अप्रैल 2025 में इस तरह से ये हमले होते हैं। 20 साल, ऑलमोस्ट 2 डेकेड्स, 20 साल होते हैं। इन 20 सालों में टेररिज्म, आतंकवाद की जो परिभाषा है हर तरह से वो, और ख़ासकर एक डिफेंस बैकग्राउंड से आते हैं आप, अगर आप देखते हैं इन 20 सालों में आतंकवाद की परिभाषा किस तरह से आपने देखी है, बदली हुई हो या इवॉल्व हुआ हो टेररिज्म, आतंकवाद, कैसे देखते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। बम्बई हमले के बाद से लेके आज तक अगर हम टेररिज्म को देखें तो ये इवॉल्व हर एक एंगल से हुआ है। मिलिटरीली, टैक्टिकली, स्ट्रैटेजिकली, ऑपरेशनली, इकोनॉमिकली और कैपेबिलिटी वाइज। वंस अगेन दिस इज माय पर्सनल व्यू। आज के डेट पे टेररिज्म एक व्यवसाय है। आप अगर टेररिज्म को आप सीरिया से देखना शुरू करें और वहाँ से आप पाकिस्तान तक आएं और कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट, आगे ये टेररिज्म जाके म्यांमार वगैरह में, हर एक देश में टेररिज्म की भाषा और संज्ञा अलग अलग बदल जाती है, जो कि स्थान विशेष, समय विशेष और व्यक्ति विशेष के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर मैं टेररिज्म को हमारे देश के कंटेक्स्ट में मैं देखूं, तो जब ये शुरू हुआ था से लेट 80s, अर्ली 90s में, कुछ चंद लोग जो कि JKLF और उसमें उन लोगों से लेकर के उसको हम उस टाइम पे शायद टेररिज्म की संज्ञा नहीं दे सकते हैं, वो मिलिटेंसी थी। कुछ हमारे ही अपने समाज के लोग, कुछ लड़के, कुछ पढ़े लिखे थे, कुछ कम पढ़े लिखे थे, दे वर डिस्ग्रंटल्ड, और उन लोगों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला और उन्होंने हथियार उठाया। और उस स्टेप को भी उठाने के लिए हमारे पड़ोसी देश का बहुत बड़ा हाथ था। अब धीरे 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 टेररिज्म जब इवॉल्व होती रही, दिन दिन पे उनकी कैपेबिलिटी बढ़ती रही, हथियारों की कैपेबिलिटी बढ़ती रही, टेक्निकल कैपेबिलिटी बढ़ती रही, कमर्शियल कैपेबिलिटी बढ़ती रही, उनके एप्लीकेशंस उनके अलग अलग गुट बनते रहे। लेकिन इसमें एक चीज कॉमन था या है कि ये टेररिज्म एक व्यवसाय है। जब आप इसको नार्को टेररिज्म के साथ या वेपन ट्रेड के साथ जोड़ेंगे या ह्यूमन ट्रैफिक के साथ जोड़ेंगे, आप देखेंगे कि इन टेररिस्ट का कोई जात नहीं है, इनको किसी के साथ कोई लेना देना नहीं है। इन्होंने अपने टेररिज्म का दुकान खोल के बैठे हैं। अगर मैं जमीन पे आऊं, जो पाकिस्तान से ग्रुप्स को लेके आता है इन्फिल्ट्रेशन को, उसको पैसा मिलता है। जो यहाँ पे रिसीव करता है उनको पैसा मिलता है। यहाँ पे जो हैंडलर्स हैं उनको पैसा मिलता है। और ये लोग जब वापस जाते हैं, आधे से ज़्यादा तो यहीं मर जाते हैं, लेकिन जो वापस जाते हैं उनको भी पैसा मिलता है। और इनके साथ जो चल रहा है वो नारकोटिक्स जम्मू एंड कश्मीर और पंजाब में, ये इनके एक ओवरऑल प्लान का एक हिस्सा है कि इतना नारकोटिक्स इन स्टेट्स में भर दो कि ये जो यूथ है कुछ करने लायक रहे ना, डिसओरिएंटेड हो जाए, ताकि उनको रिक्रूट करने में या उनको रेडिकलाइज करने में हमको बहुत आसानी रहे। और इसमें पैसा भी है।
इसमें जैसे पिछली बार हमने बात की थी, इसमें स्लीपर सेल्स का बहुत बड़ा हाथ है, बेसिकली नारकोटिक्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। अब इस दुकान को अलग अलग आदमी अलग अलग तरीके से यूज करता है। कोई अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए यूज करता है, कोई ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट के लिए यूज करता है, कोई लोकल इंटरेस्ट के लिए यूज करता है, कोई डराने के लिए यूज करता है, कोई आतंक फैलाने के लिए यूज करता है, कोई नारकोटिक्स को व्यवसाय में लाने के लिए यूज करता है। तो टेररिज्म बेसिकली अभी एक व्यवसाय बन गया है। हम इसके बारे में आगे बात करेंगे। तो हमको टेररिज्म को उस मुद्दे से देखना है, और इस पूरे व्यवसाय में अलग अलग फेजेस हैं, और अगर हमको टेररिज्म में लड़ना है तो हमको इन फेजेस को अलग करना पड़ेगा। जैसे नारकोटिक्स एक बहुत बड़ा टेररिज्म का सपोर्ट है, क्योंकि इसमें पैसा है। इस्लामिक टेरर फंडिंग इज बेस्ड ऑन नारकोटिक्स। तो अगर हम नारकोटिक्स को हिट करेंगे तो इनका पूरे का पूरा सिस्टम पे फर्क पड़ेगा, पैसा नहीं आएगा। अभी अगर आप आजकल के जो न्यूज़ में आ रहा है, और मैं बड़ा खुश हूँ वो सुन के कि पंजाब के डीजीपी साहब और जैन के डीजीपी साहब ने इस नारकोटिक्स के ऊपर बहुत कड़ा अकाउंटेबल स्टेप लिया है। एंड दैट्स द वे कि हम लोग इनके अलग अलग सेक्शन को हम डील करें और टेररिज्म को हम धीरे 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 मिनिमाइज करते रहें और एक दिन इसको खत्म करें।